हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो को हम वाइकोम सत्याग्रह स्मारक से स्टार्ट करेंगे। ये राष्ट्रीय मुद्दे चल रहे थे। आज जो है इसी वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल इश्यूज़ को हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो इसको पहले हम नोट्स के माध्यम से कवर कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम बिल्कुल पास है तो अब पॉसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा नोट्स बना के जो है वीडियो करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिर डिले हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो इसके लिए अभी डायरेक्टली हम इस बुक से ही कर रहे हैं। एग्ज़ाम के बाद और भी चीज़ें जो यूपीपीसीएस के लिए कवर करनी होंगी वो मैं कोशिश करूँगी प्रॉपर वे में। कुछ बुक्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो कवर करनी है, वो हम कवर करेंगे। अभी आरओ के लिए जो मेन फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो लोग भी आरओ दे रहे हैं, जिन्होंने 16 में आरओ दिया हुआ था और जिनका री एग्ज़ाम हो रहा है, वो जो है जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगी। और यूपी के लिए भी बहुत ही रेलिवेंट होगा। अगर आप अभी से ही ये सारी चीज़ें करते रह रहे हैं तो अभी टाइम तो है नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। यूपी के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी जो वहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वाइकोम सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 जनवरी 2020 को वाइकोम सत्याग्रह का स्मारक का उद्घाटन किया गया। कब? 21 जनवरी 2020 को। तो पहले समझ लेते हैं कि वाइकोम सत्याग्रह है क्या। देखिए वाइकोम सत्याग्रह ये जो है, जो दलित जातियां थी उनको मंदिर में प्रवेश करने से निषेध था, तो उसके अगेंस्ट जो है एक सत्याग्रह हुआ, ठीक है, जिसको वाइकोम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ये गांधीवादी आंदोलन था, इसमें कोई जो है हिंसक आंदोलन ये नहीं था, ठीक है। तो ये है कहाँ पे? तो देखिए वाइकोम जो है केरल के कोट्टयम जिले में है, ठीक है। केरल के कोट्टयम जिले में है और इसका जो टाइम है 1924 टू 25, 1924 से 25 तक का था, ठीक है। लीडर्स कौन है देख लेते हैं। देखिए इनके लीडर्स हैं टी के माधवन। कौन है लीडर्स? टी के माधवन, के केलप्पन तथा के पी केशव मेमन, ठीक है। कौन है लीडर्स? टी के माधवन, के केलप्पन तथा के पी केशव मेमन। यह आंदोलन त्रावणकोर के एक मंदिर में, ठीक है, एक मंदिर था त्रावणकोर में, इसके पास में एक सड़क थी, तो सड़क का यूज़, ठीक है, सड़क पे आवागमन को जो है यूज़ करना या ना यूज़ करने से जो है ये पूरा मुद्दा था, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो निम्न जाति के लोग थे वहाँ पे, एझाव, ठीक है, एझाव थे और जो अछूत थे, ठीक है, उनके द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर मंदिर में के निकट जो सड़क है उसके उपयोग को लेकर अपने अधिकारों को मनवाना, ये पूरा एम था वाइकोम सत्याग्रह का, ठीक है। केरल में छुआछूत की जड़ें काफ़ी गहरी जमी हुई थी। यहाँ सवर्णों को, जिसमें एझवा और पुलैया अछूत जातियाँ शामिल थी, ठीक है। यहाँ पे अवर्णों को, सवर्णों से अवर्णों को, कौन से अवर्ण हैं? एझवा और पुलैया, ठीक है, उनको 16 से 32 फीट दूरी बनाए रखने की जो है ये रहता था कि आपको 16 से 32 फीट की दूरी बनाए रखनी है अगर सवर्ण है वहाँ पे तो, और विशेषकर किसको? एझवा और पुलैया को, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, क्या है? केरल में नारायण गुरु एन कुमारन, टी के माधवन जैसे बुद्धिजीवियों ने अछूतों के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है, सॉरी, छुआछूत के खिलाफ आवाज़, अछूत को ये जो प्रैक्टिस करते थे उसको मिटाने के लिए और छुआछूत के खिलाफ आवाज़ उठाई गई, ठीक है। सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों को चलने को लेकर त्रावणकोर में जो एक त्रावणकोर में एक गाँव है वाइकोम, उसमें वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। जो आंदोलन का नेतृत्व है वो कांग्रेसी नेता टी के माधवन, के केलप्पन तथा के पी केशव मेमन ने किया, याद रखिएगा ये नाम। और गांव में एक मंदिर था। 30 मार्च 1924 को केरल में कांग्रेसी थे, उनके एक दल ने, जिसमें सवर्ण और अवर्ण दोनों लोग शामिल थे, मंदिर में प्रवेश किया, ठीक है। तो एक दल ने कांग्रेस के जो है प्रवेश किया जिसमें सवर्ण भी थे और अवर्ण भी थे, वो मंदिर में प्रवेश कर जाते। मंदिर में प्रवेश की खबर फैलते ही सवर्णों का संगठन, ठीक है, नायर सर्विस सोसाइटी, कौन सा संगठन? नायर सर्विस सोसाइटी और नायर समाजम व केरल हिंदू सभा, ठीक है, केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया। तो देखिए सवर्णों के संगठन ने भी समर्थन किया है, ठीक है ना। नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाजम और केरल हिंदू सभा ने आंदोलन का समर्थन किया। और नंबूदरी एक उच्च ब्राह्मण की कोटि होती है, तो नंबूदरियों के संगठन योगक्षेम में भी इसका समर्थन किया। तो बहुत सारे जो हिंदू संगठन, एग्जाम में कौन कौन से हिंदू संगठन ने समर्थन किया, तो नायर सर्विस सोसाइटी, नायर समाजम, केरल हिंदू सभा और जो नंबूदरी की जो संगठन है योगक्षेम, उन्होंने जो है आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी और महारानी में समझौता, तो त्रावणकोर के जो महाराजा हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और 1924 में 1924 में
जो महारानी होती हैं सत्याग्रहियों को जो मुक्त कर देती हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें मंदिर में के किनारे जो सड़क है उसको खोलने की वो नामंजूर वो रहती हैं, वो मंजूरी नहीं देती हैं कि इसके सड़क को खोला जाए। 1925 में जब महात्मा गांधी केरल पहुंचे और महारानी उनके बीच और महारानी के बीच एक समझौता हो जिसके अनुसार अवर्णों को मंदिर के बाहर जो सड़क है उस पर प्रवेश की तो अनुमति मिल गई, लेकिन मंदिर में प्रवेश से अभी भी वर्जित रखा गया था, ठीक है। बाद में आंदोलन कमजोर हो गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने अछूतों के लिए एक अलग से सड़क का निर्माण करा दिया, ठीक है। तो वाईकुंठ सत्याग्रह क्या था? मंदिर प्रवेश के लिए प्रथम आंदोलन था, इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में क्या आएगा? वाईकुंठ सत्याग्रह क्या है? तो मंदिर में जो है एंट्री करने के लिए, मंदिर में जो है एंट्री करने के लिए प्रथम जो है आंदोलन था, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 देखिए श्रम पर, ठीक है, श्रम पर संसद की स्थायी समिति, संसद में जो स्थायी समिति है वो श्रम पर जो है उसके स्थायी समिति के जो अध्यक्ष हैं भर्तृहरि महताब, क्या नाम है? भर्तृहरि महताब ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट दे दी है। तो आपका भर्तृहरि महताब ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम संहिता 2019 पे अपनी अंतिम रिपोर्ट किसको दे दी है? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको सौंप दी है, ठीक है। जो श्रमिक हैं, ठीक है, जो लेबर्स हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की ये जगह लेगा। इसके पहले 9 कानून थे, उसकी जगह अब जब ये ले लेगा सामाजिक श्रम सुरक्षा संहिता, ठीक है। तो ये जो है उसकी जगह ले लेगा। और देखिए जो ये समिति है उसने बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी, ठीक है, बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार काम करने की अवधि को पहले 5 साल था कि जो 5 साल तक लगातार काम कर रहे हैं वो जो है बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा, लेकिन उसको कम करके 5 साल से 1 साल कर दिया है और करने की सिफारिश की है एक्चुअली, ठीक है। तो सिफारिश की है कि 5 साल से 1 साल कर दी जाए ताकि उनको लाभ मिल सके बेरोजगारी बीमा का और ग्रेच्युटी का, ठीक है। अब देखिए इसमें संहिता में और भी बहुत सारी चीज़, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए उनके वित्त, जो भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलेंगी, ठीक है भाई। अब जो है संहिता आई है तो कुछ सुरक्षा योजनाएं भी होंगी, चलेंगी, तो उसके वित्त पोषण के लिए जो स्रोत है कहाँ से वो आएगा, ठीक है, वो पैसे कहाँ से आएंगे जहाँ से फंडिंग करनी है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए, तो उसका भी जो है स्रोत का स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि ये स्रोत कहाँ से होंगे, ठीक है। रिपोर्ट की अधिसूचना अधिनियम 1959 के प्रस्ताव विलय पर फिर से विचार करें, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा पर जीडीपी की तुलना में खर्च, ठीक है। जीडीपी के से अगर हम तुलना करें तो शिक्षा पे कितना % जीडीपी का खर्च हो रहा है ये बात की गई है। तो देखिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 की, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसको सरकार ने मंजूरी दे दी है और इसमें साथ ही शिक्षा पर जीडीपी का 6% याद रखिएगा, 6% याद रखना आपको, 6% ऑफ जीडीपी, ठीक है, ये खर्च करने का फैसला किया गया है। अब देखिए ये भी अभी फैसला किया गया है, अभी हमारे यहाँ बहुत कम खर्च होता है। जो न्यू इकोनॉमी जो आपका एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 6% तक खर्च को ले जाने की बात की गई है, लेकिन अभी भी ये बहुत सारे देशों के मुकाबले बहुत ही कम है। जैसे क्यूबा है, स्वीडन है, फिनलैंड है, यहाँ पे शिक्षा के मामले में बहुत जो है अच्छा अमाउंट जीडीपी का जाता है। जैसे क्यूबा में अगर आप देखें तो क्यूबा में 12.8%, ठीक है, 12.8%, बोत्सवाना में 9.6% एंड स्वीडन में जो है आपका 7.7%, फिनलैंड में 6.9% और ब्राज़ील में 6.2%, लेकिन इंडिया में अभी भी जो है 6% करने की बात की जा रही है, अभी लगभग 4% है, उसको 6% करने की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूनतम वेतन गारंटी कानून के कार्यान्वयन में देरी की संभावना। तो देखिए न्यूनतम वेतन गारंटी कानून क्या है कि जितने भी वेजर्स हैं, ठीक है ना, जितने भी जो है मजदूर हैं या जितने भी लोग वर्कर्स हैं उनको एक न्यूनतम वेतन दी जानी चाहिए, ये चीज़ एक जो है इसके लिए कानून बनाया जाए, ठीक है ना। तो ये जो है देखते हैं, देखिए इसमें इस संहिता में कानूनी दर्जा मिलने में करीब 1 वर्ष बाद केंद्र सरकार अभी भी मसौदा नियमों पर लोगों की राय मांग रही है, मतलब डिले होना है, 1 वर्ष हो गया और अभी भी राय मांग रही है, और जिससे इस नए कानून को जारी करने की जो तिथि है उसमें विलंब हो रहा है, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वेज रूल्स हैं, सेंट्रल वेज रूल्स हैं 2020 में मसौदा संहिता पर 7 जुलाई 2020 को दूसरी बार जो है प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की हैं, ठीक है, एक बार प्रतिक्रिया आमंत्रित की जा चुकी है।
और इसमें कुछ चेंजेस करने की बात कही गई है। हालांकि जो बदलाव हैं वो भी लोगों की राय पर ही किए गए हैं, लेकिन फिर भी वो बदलाव करने के लिए कुछ जो है अब डिले होगा इसमें, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। हाँ, तो देखिए जो है इसमें डिले होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ चेंजेस आए हैं और चेंजेस आए हैं तो फिर से जो है राय मांगी गई है लोगों से। और ये प्रतिक्रियाएं देने का जो टाइम है वो 45 डेज़ का दिया गया है कि 45 दिन में आप अपनी राय दीजिए। तो देखिए जो मसौदे में बदलाव के पश्चात जो कि लोगों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया था, लोगों ने कहा था ऐसा बदलाव करने के लिए, उसे कानूनी जो मंत्रालय है उसके पास जो है मंजूरी हेतु भेज दिया गया है। मंत्रालय ने इस बात से नाराजगी जताई है, कानूनी मंत्रालय ने नाराजगी जताई है कि मसौदे पर आधिकारिक गजट के माध्यम से विचार नहीं मांगे गए, इसलिए इस पर पुनः प्रतिक्रिया आमंत्रित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो जब मांगे गए थे तो आधिकारिक गजट के माध्यम से नहीं मांगे गए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि वेतन अधिनियम पर संहिता को लागू करने में न्यूनतम 2 महीने का और विलंब हो सकता है। और जो अगस्त 2019 में कानून बन गया था, ठीक है, जो भारत के सभी नागरिक को न्यूनतम वेतन का पात्र बनाया था, ठीक है। भारत के इस समय अगर हम देखें तो 60% ऐसे श्रमिक हैं जो न्यूनतम वेतन पाने के पात्र हैं, ठीक है। जो है जिनको एक प्रॉपर जो वेतन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए एक न्यूनतम वेतन जो है मानदंड होना चाहिए कि इतना वेतन तो दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब हमारा है नागरिकता संशोधन कानून, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें क्या करना है, नियमों को तय करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 3 महीनों का अतिरिक्त समय मांगा गया है, ठीक है। अब देखिए संसदीय जो कार्य नियमावली है उसके तहत किसी भी विधेयक को, कोई भी विधेयक को अगर राष्ट्रपति से उसको मंजूरी मिल जाती है तो 6 महीने के भीतर उसमें नियम बनाना जो है अनिवार्य है, ठीक है। अगर नियम नहीं बन पाता है तो समय जो है, अगर हमें ज़्यादा समय और चाहिए, समय का विस्तार होना है, तो इसके पहले उसके लिए अनुमति ली जानी चाहिए कि अभी इतने समय में नहीं बन पा रहा है, हमें थोड़ा और टाइम चाहिए, तो इसके पहले जो है अनुमति लेनी ज़रूरी है। यह समय विस्तार एक बार में सिर्फ 3 महीना, याद रखिएगा ये जो समय विस्तार है वो एक बार में सिर्फ 3 महीना बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा 12 जो है दिसंबर 2019 का 12 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 हस्ताक्षर किए गए थे और उसी दिन यह कानून प्रभावी हो गया था। इस कानून में 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम जो प्रवासी हैं, ठीक है, कौन कौन से देश से, 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, ठीक है। जो गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं है उनके लिए नागरिकता देने का प्रावधान है। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं उनको जो है भारत में नागरिकता मिल जाएगी। ये जो है 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं जो लोग, उनको नागरिकता मिलेगी। इसमें कौन कौन होंगे, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, ये सारे लोग होंगे, ठीक है। अब देखिए अब भारत में 5 साल बिता चुके ऐसे लोग नागरिकता पाने के अधिकार होंगे। जो भारत में 5 साल वो बिता चुके हैं, पहले जो 5 साल नहीं था, ये पहले ये अवधि 11 साल की थी, लेकिन इसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। इस जो ये कानून है उसका एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकता संशोधन जो कानून ये इम्पोर्टेंट है त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के जनजातीय इलाकों में लागू नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये छठी अनुसूची में शामिल है। तो छठी अनुसूची में जो शामिल है जनजातीय इलाके हैं उनमें ये लागू नहीं होगा। कौन कौन से हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम और मेघालय। इसके अलावा जो इलाके बांग्ला ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, कहाँ पे, बांग्ला ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत जो इनर लाइन परमिट के दायरे में आते हैं वो भी इस कानून से जो है बाहर रहेंगे, उसके दायरे से बाहर रहेंगे। अब देखिए 8 लाख भारतीयों को छोड़ना पड़ सकता है कुवैत, ठीक है। तो देखिए कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती करने के लिए जो है एक नियम बना दिया गया है, ठीक है। विधेयकों के मसौदे यदि नेशनल असेंबली विधायिका मंजूरी दे देती है तो करीब कितने, नियम नहीं बना है अभी, जो है नेशनल असेंबली या विधायिका जो वहाँ की है अगर वो जो है इसको पास कर देती है तो करीब 8 लाख भारतीय हैं जो खाड़ी देश है उसको छोड़ना पड़ सकता है, ठीक है। नेशनल असेंबली की विधि एवं विधायिका समिति पहले ही विदेशियों का देश के आधार पर कोटा तय करने की, मतलब कितने देश में, एक देश के कितने लोग वहाँ रह सकते हैं उसका कोटा तय करने की इस विधेयक को संवैधानिक करार जो है दे चुकी है।
और इसके मुताबिक कुवैत में भारतीयों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कुवैत में जितने लोग हैं उतने से 15% जो है उससे ज़्यादा भारतीय नहीं होने चाहिए। अब अगर इस कानून को जो है मंजूरी मिल जाती है तो करीब 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, जो है वहाँ पे सबसे अधिक जो पॉपुलेशन है वो 14.5 लाख की हिस्सेदारी अकेले भारतीयों की है, जो सबसे अधिक है। कुवैत की जो आबादी है वो 43 लाख है। ठीक है, 43 लाख है, जिसमें कुवैती नागरिकों की संख्या कितनी है, 13 लाख सिर्फ, और विदेशियों की संख्या है 30 लाख। तो देखिए जो नागरिक है उनकी संख्या सिर्फ 13 है और विदेशियों की संख्या 30 लाख है। तो अब देखिए इसका क्या रीज़न है, क्यों जो है वो लोग कम करना चाहते हैं लोगों को, जो प्रवासी लोग वहाँ पे गए हैं। तो देखिए तेल की कीमत में पहली बात तो गिरावट, ठीक है, आप जानते हैं कि बहुत सारा ट्रेड वॉर चला जिसकी वजह से तेल की कीमतों में गिरावट है। दूसरा क्या है, कोरोना वायरस महामारी के चलते विदेशी जो कामगार हैं उनका भी विरोध बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर विधायिका और सरकारी अधिकारियों से कुवैत से विदेशी कामगारों को काम करने की मांग की जा रही है। ठीक है, विदेशी कामगारों को डिक्रीज करने की, उनके नंबर कम करने की मांग की जा रही है, क्योंकि देखिए कोविड के सिचुएशन में इस तरीके से बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं, तो अब जो है एक बर्डन है, जो बाहर के लोग हैं एक बर्डन है, तो इस तरीके से जो है उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए दूतावास के अगर मुताबिक देखें तो अधिकतर भारतीय जो कामगार हैं वहाँ पे लगभग 5.23 लाख वो निजी क्षेत्र में काम करते हैं। इसके अलावा 1.6 लाख वहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ भारतीयों पर ही आश्रित हैं, जो भारतीय पहले वहाँ पे उनके ऊपर आश्रित हैं, जो 1.6 लाख लोग हैं, और 5.23 लोग जो है निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुवैत भारतीयों द्वारा देश में भेजी जाने वाली राशि का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हमारे यहाँ जो राशि बाहर से आती है, जो लोग जो है बाहर जो है कमाते हैं और अपने देश में भेजते हैं पैसे, तो सबसे ज़्यादा पैसे जो आ रहे हैं वो कुवैत से आ रहे हैं। ठीक है, 2018 की बात करें तो यहाँ पे कामगारों ने लगभग 4.8 अरब डॉलर की धनराशि भारत भेजी है। कितना, 4.8 अरब डॉलर की राशि भेजी है। अब हमारा नेक्स्ट है, विश्व बैंक जो है गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत को देगा 400 मिलियन डॉलर का ऋण। तो वर्ल्ड बैंक जो है गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए भारत को, सरकार को 400 मिलियन डॉलर का ऋण देगा। ठीक है, नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग बढ़ाने और गंगा नदी की कायाकल्प करने के लिए भारत सरकार को 400 मिलियन डॉलर का ऋण दिया जाएगा, और ये कौन देगा, विश्व बैंक देगा। गंगा को स्वच्छ और निर्मल जो है नदी बनाना है, ये समझौता है, और 400 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता में 381 मिलियन डॉलर ऋण और 19 मिलियन डॉलर तक की प्रस्तावित गारंटी शामिल है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, पावन गंगा नदी को प्रदूषण के स्तर को कम करना, नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम करना है। 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर जो है कहाँ पे है, जो उनका घर है लोगों का, वो जो है बेसिन है जहाँ पे वो नदी है, लगभग 500 मिलियन से अधिक लोगों का घर है ये। ठीक है, नदी बेसिन। और विश्व बैंक वर्तमान में 500 मिलियन से अधिक लोगों का जो है ये जो आपका विश्व बैंक है वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के जरिए 2011 से ही, आज से नहीं, पहली बार हेल्प किया है। 2011 से ही जो है आपका विश्व बैंक जो है, ठीक है ना, वो भारत सरकार को उसके प्रयासों में, गंगा को साफ करने के प्रयासों में उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा नदी के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो एक नोडल एजेंसी बनाई गई है इस मामले को देखने के लिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा स्थापित करने में भी मदद करेगा। तो ये हमारा पूरा जो है नेशनल इश्यूज कंप्लीट होते हैं। आगे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।